हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम मैटर के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैटर बने हुए होते हैं पार्टिकल से मिलकर के। अब ये जिन पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं वो पार्टिकल काफी टाइनी यानी कि छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। ठीक है। अब यही पार्टिकल मिला करके या मिल करके बनाते हैं किसी भी मैटर को। ठीक है। अब हम जानते हैं मैटर भी अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है कि मैटर जो है अलग अलग स्टेट में है? ऐसा इसीलिए है इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। ये पार्टिकल जैसी तरह की जिस तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे उसी तरह का मैटर बनेगा। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। ठीक है। पार्टिकल की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है। पार्टिकल के बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर हम यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा कम होता है। ठीक है। इनके बीच में स्पेस ना के बराबर है। लिक्विड और गैस के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा होता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में। ठीक, क्योंकि वो काफी दूर दूर भी रहते हैं तो इनके बीच का जो स्पेस है वह बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। इसको हमने एक एग्जांपल से भी देख लिया था कि अगर हम किसी बीकर में या ग्लास में वाटर डालते हैं उसके लेवल को हम मेजर कर लेते हैं। उसमें अगर हम 1 या 2 चम्मच नमक डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि नमक को हम जब हम उसमें घोलते हैं तो वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए था, लेकिन वाटर का जो लेवल है वो एज इट इज रहता है, बिल्कुल भी वो इंक्रीज नहीं होता। ऐसा क्यों है? ऐसा है बच्चों इसीलिए क्योंकि ये जो वाटर है इसके पार्टिकल्स के बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिस वजह से जब वो जगह खाली है तो वहां जाकर के वो बैठ जाते हैं सॉल्ट के पार्टिकल। ठीक है। जिस वजह से वाटर का जो लेवल है वो राइज नहीं होता, लेवल उतना का उतना ही रहता है जितना हमने पहले मेजर किया था। ठीक है। चलो फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात की। पार्टिक मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करते हैं। ठीक है। कंटिन्यू मूवमेंट करते हैं, जैसे हमने इंसेंस स्टिक के बारे में बात की। अच्छा, टेम्परेचर के बढ़ने पर पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है, जिससे पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो भी बढ़ जाती है और वो और ज्यादा डिफ्यूज होते हैं और ज्यादा दूर तक जाते हैं। जैसे हमने इंसेंस स्टिक की बात की थी, इस तरीके से अगरबत्ती हमारे घरों में होती है। ठीक है। अब क्या होता है बच्चों कि ये जो अगरबत्ती है जब इसे हमने जलाया नहीं रहता, जब इस नॉर्मली हम ला करके रखते हैं तो इसकी जो है खुशबू जो है हमारे हम तक नहीं पहुंचती। ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, बहुत नजदीक इसके जाना पड़ता है इसको स्मेल करने के लिए, है ना, कैसी खुशबू है ये जानने के लिए। लेकिन जैसे ही हम इसको जलाते हैं यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे ही हम देखते हैं इसकी जो स्मेल है वो पूरे घर कमरे तक, क्या पूरे घर में, घर से भी काफी दूर तक, बाहर भी जो है काफी दूर दूर तक इसकी स्मेल पहुंच जाती है। ऐसा किस वजह से? ऐसा है टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पार्टिकल जो है मैटर के उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करती है बच्चों? ये वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स है, ये वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है। चलिए, तो यही वही फोर्स है जो पार्टिकल को एक साथ जोड़े रखती है। जैसे अगर हम कहें कि ये मार्कर है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, उन पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा जिस वजह से हम इसे आसानी से तोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। जैसे हमने 2 एग्जांपल लिए थे, कील और चौक, है ना, लोहे की कील और चौक। लोहे की कील की अगर हम बात करें तो इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और काफी ज्यादा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इसे हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं? क्या नहीं तोड़ सकते। हमने देखा है हथौड़ी से भी जब हम कील को दीवार पर लगाते हैं, ठीक है, तो हमने देखा है कि वो तभी भी नहीं टूटती, है ना। तो इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। वहीं चौक की अगर हम बात करें, है तो दोनों ही सॉलिड है ना, दोनों की स्टेट तो एक ही है,
लेकिन चौक की अगर हम बात करें तो ये तो लिखते लिखते भी टूट जाती है, इतना ज्यादा वीक ये होती है। ठीक है, लेकिन इसने एक साइज मेंटेन किया हुआ, यानी कि इसके पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, जिस वजह से इसका एक प्रॉपर साइज है, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। ठीक है, कम है, इस वजह से ये आसानी से ब्रेक हो जाता है, इसके पार्टिकल जो है बहुत आसानी से जो है इससे अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी यहाँ पर है उसे देख लेते हैं। Why a piece of chalk is easier to break than an iron nail? यहाँ पर क्वेश्चन वही है कि चौक का टुकड़ा आसानी से तोड़ा जा सकता है आयरन नेल के कंपैरिजन में, तो ऐसा क्यों? तो देखो, ये रही मान लो हमारी चौक, ये है आयरन नेल, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, जबकि इसके पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। ठीक है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण पार्टिकल बहुत ज्यादा टाइटली हेल्ड रहते हैं, जिससे कि इनको ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ना। जैसे कि मान लो दो फ्रेंड है, दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी, और दो फ्रेंड और है, ए और बी। तो ए और बी जो है एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं, है ना, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, लगभग 10 साल से, 10 years, लगभग 10 साल से ये फ्रेंड्स हैं। ठीक है, वहीं सी और डी लगभग फ्रेंड्स है केवल 1 वीक से, 1 वीक, एक हफ्ते से। तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी जो है उनकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि सी और डी जो है उनकी फ्रेंडशिप है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो अगर हमें इनकी फ्रेंडशिप को तोड़ना है, ए बी की फ्रेंडशिप को और सी डी की फ्रेंडशिप को तोड़ना है, तो हम आसानी से किसकी फ्रेंडशिप को तोड़ पाएंगे? सी डी की फ्रेंडशिप को, क्योंकि इनकी अभी नई नई फ्रेंडशिप है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छे से एक दूसरे को नहीं जानते, बहुत अच्छे दोस्त ये नहीं है। ठीक है, तो हम आसानी से इनको अलग कर सकते हैं, जबकि ए और बी जो है 10 साल से दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है ना, बहुत समय तक वो साथ में रहे हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इनकी दोस्ती तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक, तो क्या है यहाँ पर, अगर हम दोस्ती की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इनके बीच की दोस्ती बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से तोड़ना बहुत मुश्किल है। इनके बीच की दोस्ती जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अभी नई नई दोस्ती है, तो इसीलिए इनकी दोस्ती आसानी से तोड़ी जा सकती है। वैसी बात यहाँ पर आ जाती है, इनके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इनको तोड़ना यानी कि ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं अगर हम चौक के पार्टिकल्स की बात करें तो इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि दोस्ती तो दोनों के पार्टिकल के बीच में है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल के बीच में जो दोस्ती है वो बहुत ज्यादा गहरी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर जो दोस्ती है, ठीक है, या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ऐसा नहीं कह रहे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो जुड़े नहीं होते एक साथ, एक शेप मेंटेन नहीं होता चौक का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, इसीलिए इजीली इसको ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे रीड कर लेते हैं इसको। In case of iron nail, there are a huge intermolecular force of attraction between the particles of iron nail. तो आयरन नेल के अगर आयरन नेल की बात करें, इसके केस में अगर बात करें, तो इनके पार्टिकल के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई है, जबकि बट इन केस ऑफ chalk there are less intermolecular force of attraction between the particles of chalk as compared to iron nails. Therefore chalk break very easily. तो आयरन नेल के कंपैरिजन में इसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा कम होता है, जिस वजह से इसे आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, इसे आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी भी, ये प्रॉपर्टी कहीं या कैरेक्टरिस्टिक कहीं, ये भी कंप्लीट होती है। नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव अ टेंडेंसी टू डिफ्यूज। तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है डिफ्यूज होने की।
डिफ्यूज करने की ऑन देयर ओन विद ईच अदर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। किस वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होने की वजह से। तो अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो ज्यादा डिफ्यूज किसके पार्टिकल्स होंगे? जिसके पार्टिकल के बीच में ज्यादा स्पेस होगा। तो किसके पार्टिकल के बीच में ज्यादा स्पेस है? गैसेस के पार्टिकल के बीच में। तो ये होगा ऑर्डर। ठीक, चलिए। द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज एंड हेंस दे मूव फास्टर। तो वो और फास्टली मूव करेंगे और ज्यादा दूर दूर तक डिफ्यूज होंगे, जैसे हमने इंसेंस स्टिक का एग्जांपल देखा ही था। ठीक है, तो ये थी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज, यानी कि उनके पास डिफ्यूज करने की टेंडेंसी है। ठीक है, चलिए तो नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैटर की स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो जो कि हमने देखा, देखो पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने देख ली कि पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूवमेंट में होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के पास टेंडेंसी होती है डिफ्यूज करने की, डिफ्यूज होने की। ठीक, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं मैटर के स्टेट की। तो तीन मेन स्टेट हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी है। एक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की बात करें अगर हम, तो आपके आसपास जो भी चीज शेप में मेंटेन है ना, जिसका हम कह सकते हैं कि एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है। ठीक है, वो क्या होगी? एक मैटर हम कह सकते हैं सॉलिड स्टेट में होगी। ठीक, जैसे कि ये मार्कर ही है। ठीक, ये भी क्या है? सॉलिड स्टेट में है। दूसरा है लिक्विड, जैसे आपके आसपास वाटर है, कोई भी लिक्विड, फ्यूल है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, ये सभी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गैसियस स्टेट। गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस कह लें या गैसियस स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। अब हमने बात की थी बच्चों कि इन तीनों स्टेट के अलावा दो स्टेट और भी हैं हमारे पास, जो कि है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब उन स्टेट को भी हम यहाँ चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन एंड में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सबसे पहले, मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे आसपास जो भी मैटर है वो ज्यादातर मेनली थ्री स्टेट में ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है या देखने को मिलता है। एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ठीक है, दीज स्टेट्स of matter arise due to the variation in the characteristic of particle of matter। अब यहाँ पर आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेरिएशन क्यों, कि कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैस है, सब एक तरह के क्यों नहीं है? तो ये वेरिएशन ही आया किस वजह से है? जो हमने अभी पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक देखी ना, उस वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग मैटर बनाते हैं। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैटर टू मैटर वेरी करती है। क्लियर है? चलिए तो इतना आप नोट कीजिए, फिर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेसेस रिजिडिटी, जो रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल यानी कि इनको संपीड़ित करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, संपीड़ित नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल, एंड हैज अ डेफिनिट शेप एंड अ डेफिनिट वॉल्यूम, जिनका एक डेफिनिट शेप है और डेफिनिट वॉल्यूम है। जैसे हमने इस पेन की बात की। ठीक है, एग्जांपल देखने, जैसे हमने कहा ये जो पेन है, ये क्या है? एक सॉलिड स्टेट में मैटर है। ठीक है, ये लगभग इसको इम्प्रेस सॉरी कंप्रेस करना क्या है? बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम कह सकते हैं इनकम्प्रेसिबल ये है, रिजिड है।
ठीक है, इसका एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। तो डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, इसीलिए हम इसे सॉलिड कह रहे हैं। तो एक और प्रॉपर्टी हमने देखी कि इनकम्प्रेसिबल है सॉलिड। क्या है? इनकम्प्रेसिबल। जैसे अगर हम लोहे की कील की बात कर लेते हैं ना, लोहे की कील की बात कर लेते हैं, ये भी सॉलिड है। सॉलिड है ये, बिल्कुल सॉलिड है। इसको भी कंप्रेस करना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, नहीं कर सकते कंप्रेस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस तरीके से, आपने ये तो देखा होगा बच्चों, ये है स्पंज। ठीक है, ये क्या है? स्पंज। अगर हम स्पंज को देखते हैं तो स्पंज कैसा है? ये तो ये क्या है? आयरन नेल। और ये है पेन। ठीक, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये तो इनकम्प्रेसिबल है। दूसरा इसका एक फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो फिक्स्ड शेप या डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, इन तीनों मैटर के लिए सेम है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम स्पंज की बात करते हैं तो स्पंज कैसा है? कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि ये कैसे होते हैं? सॉलिड। कैसे? इनकम्प्रेसिबल है। क्या इसका मतलब ये है कि स्पंज सॉलिड नहीं है? ऐसा तो नहीं है, है ना? ऐसा तो है ही नहीं। स्पंज तो सॉलिड ही है। सॉलिड स्टेट में इसका एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन ये इनकम्प्रेसिबल नहीं है, ये कंप्रेसिबल है। हम जानते हैं ना, स्पंज को हम इस तरीके से, कोई स्पंज का टुकड़ा ऐसे मुट्ठी में लेकर के क्या कर सकते हैं, उसको पूरा कंप्रेस कर सकते हैं आसानी से, इजीली वो कंप्रेस हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है? तो देखो बच्चों, जो हम सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो जनरल प्रॉपर्टीज है, यानी कि सबके लिए है। लेकिन ये प्रॉपर्टीज भी मैटर टू मैटर वेरी करती हैं। सॉलिड भी अलग अलग तरह के हैं। जैसे हम कहें कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन अगर हम चौक की बात करें, चौक भी तो सॉलिड है, इसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है। क्या होता है? कम होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सॉलिड नहीं है। तो यहाँ पर हम अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टीज कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि जिसकी वो प्रॉपर्टी होगी, जो वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा या जो वो प्रॉपर्टी शो करेगा वही सॉलिड होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि सॉलिड भी अलग अलग तरह के हैं, मैटर टू मैटर ये प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। जैसे यहाँ पर ही हमने देखा स्पंज कैसा है? कंप्रेसिबल है, तो कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसमें होते हैं पोर्स। पोर्स यानी कि छोटे छोटे छेद इसमें होते हैं। अब ये पोर क्या करते हैं? ये एयर को ट्रैप करते हैं, एयर ट्रैप इनसाइड पोर। एयर ट्रैप यानी कि एयर को ये पकड़ लेते हैं, अपने पोर के अंदर रख लेते हैं, जिससे कि इनका एक साइज बना हुआ जो मेंटेन रहता ही है। जब हम इसको क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं, तो उन साइज से वो एयर बाहर निकल जाती है और इसका साइज जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर? इसलिए हमने कहा ये कंप्रेसिबल है, लेकिन है ये सॉलिड ही। तो सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मैटर टू मैटर वेरी करेंगे, वो हम साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इतना समझ में आया। प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले ये बेसिक पॉइंट आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। तो सॉलिड की डेफिनेट शेप होता है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। ठीक है, दूसरा, सॉलिड जनरली डू नॉट चेंज इट्स शेप एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड विदाउट अप्लाइंग फोर्स। तो सॉलिड जनरली अपना शेप चेंज नहीं करते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, और विदाउट अप्लाइंग फोर्स, बिना फोर्स अप्लाई किए हुए वो अपना शेप चेंज नहीं करते। जैसे हमने कहा कि कील है, कील पर हथौड़ा मार करके हम उसके शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा फोर्स डाल रहे हैं उसमें। ठीक है, चलिए, सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है डेफिनेट टेम्परेचर में। ठीक है, सॉलिड कैन बी हीप्ड, दे डू नॉट टेंड टू फ्लो। यानी कि सॉलिड हीप करते हैं, वो फ्लो नहीं करते हैं। जैसे हीप करने का मतलब क्या है कि जैसे एक ट्रक है, ट्रक भर के आपने सीमेंट मंगवाया। ठीक है, उस सीमेंट को आप एक जगह पे डालेंगे, सीमेंट कैसे गिरेगी? ऐसे गिरेगी ना, ये सीमेंट गिरी गिरी, फिर इस तरीके से उसका एक पहाड़ जैसा बन जाएगा, हीप। इसी को हीप कहा जाता है। तो सॉलिड जनरली इस तरीके से ढेर लगाते हैं, है ना, उनका जनरली इसे ढेर लगाया जाता है या वो हीप करते हैं। वहीं अगर हमने ट्रक भर के पानी मंगाया है, पानी को एक जगह में डालेंगे तो वो एक जगह में टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा। पानी तो क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा, है ना, उसकी टेंडेंसी है फ्लो करने की।
वो फ्लो करेगा तो पानी तो फ्लो होगा, इसीलिए पानी सॉलिड नहीं है, ठीक है। वरना अगर हम सीमेंट मंगाते हैं तो सीमेंट क्या है, वो तो इस तरीके से ढेर बनाता है, हीप बनाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि सॉलिड हीप करते हैं, जबकि सॉलिड हीप करते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं, फ्लो यानी कि पानी की तरह बहते नहीं, ठीक है। अगला है सॉलिड ईदर डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट अ वेरी स्लो रेट। तो सॉलिड या तो डिफ्यूज करते नहीं है, वैसे तो वो डिफ्यूज नहीं करते, और अगर कोई सॉलिड डिफ्यूज करता भी है तो बहुत ज्यादा कम रेट पर, ठीक है, डिफ्यूज करता है बहुत स्लो रेट पर। अगला सॉलिड हैव लीस्ट नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देमसेल्फ बट मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देयर पार्टिकल। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में। अगर हम सॉलिड हैव हायर डेंसिटी एज कंपेयर टू देयर लिक्विड और गैसेस फॉर्म, तो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो भी ज्यादा होती है, हाई होती है, ठीक है, लिक्विड और गैसियस फॉर्म से। क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की, इन्हें आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, तो सॉलिड की ये जो प्रॉपर्टीज है वो भी हमने डिस्कस यहाँ पर कर ली है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ही हैं सारी कि ये हीप करते हैं, फ्लो नहीं करते हैं, वो डिफ्यूज नहीं करते हैं, अगर करते भी तो बहुत स्लो रेट में करते हैं, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की जो डेंसिटी है वो भी हाई होती है। क्लियर है? तो बच्चों आज हमने जो अलग अलग जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। दूसरी चीज हमने बात की सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी के बारे में। आने वाले सेशन में हम लिक्विड और गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।